हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्रीय गति। स्टोमेटा जो होते हैं, इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स फॉर ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पादप में वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के जो मुख्य अंग होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र जो होते हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है, किस तरह से ये ओपन और क्लोज होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। मतलब रंध्र के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कॉल्ड द स्टोमेटल मूवमेंट। अब ये स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है, इसको लिए जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं। स्टोमेटा में जो प्रेजेंट होती है गार्ड सेल्स, वो क्या करती है, इसके ओपन और क्लोजिंग जो होती है, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करती है। देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उस वीडियो में आप स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। देन अब ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं यानी खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये जो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है किसकी, कि जो गार्ड सेल्स हैं उनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना डिपेंड करता है। अब कैसे होती है ये क्रिया, तो समझ लीजिए कि गार्ड सेल्स जो होती है उनमें क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही विलयों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे ही विलयों की सांद्रता बढ़ेगी, वैसे ही गार्ड सेल्स का ओपी की फुल फॉर्म है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, परासरण विभव, तथा डब्ल्यूपी यानी वाटर पोटेंशियल, जल विभव, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही इन दोनों में कमी आएगी तो आसपास की जो सेल्स हैं उनमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स इन गार्ड सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको कंसंट्रेशन इक्वल करनी होगी। अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर की ओर एंटर होंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ इनकी सेल्स जो होंगी वो फूलने लगेंगी धीरे धीरे, और इन पर खिंचाव उत्पन्न होगा यहाँ से, और जो टेंशन क्रिएट होगी, वो खिंचाव होगा, उसके कारण यहाँ की सेल्स जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी। तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी कि रंध्र छिद्र खुल जाएंगे और रंध्र जो होंगे वो खुल जाएंगे। अब जैसे ही इसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इन गार्ड सेल्स से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेंशन क्रिएट हो रही थी वो क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी, वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा और स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना डिपेंड करता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब गार्ड सेल्स में, द्वार कोशिकाओं में ज़्यादा होगी तो द्वार कोशिकाएं जो होंगी उनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी परासरण विभव और वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आसपास की सेल्स से कहाँ, गार्ड सेल्स में एंटर करेंगे। गार्ड सेल में जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो टर्जिट हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, फूल जाएंगी और रंध्र जो होंगे वो खुल जाएंगे। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस गार्ड सेल से बाहर जाएंगे तो धीरे धीरे वो फ्लैसिड हो जाएंगी यानी शलत हो जाएंगी कोशिकाएं, और धीरे धीरे क्या होगा, वो रंध्र जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। स्टोमेटल मूवमेंट, इट मीन्स रंध्र का खुलना और बंद होना। तो रंध्र जो है उनका खुलना और बंद होना, जिसको हम रंध्रीय गति कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, बहुत सारे हाइपोथेसिस यानी बहुत सारी अवधारणाएं, सिद्धांत जो हैं वो प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से कुछ जो है सिद्धांत जो है वो आज मैं आपको यहाँ इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। जो फर्स्ट जो इसकी थ्योरी है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च शर्करा परिकल्पना। सेकंड जो है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, स्टीवर्ड परिकल्पना कहते हैं इसको, स्टीवर्ड साइंटिस्ट था उसके नाम से ये। और थर्ड जो थ्योरी है, इट इज़ एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस, सक्रिय पोटेशियम आयन परिवहन परिकल्पना। देखिए, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में
पोटेशियम आयन जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी है। आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाला खनिज लवण वाले चैप्टर में इसको बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रखना बिकॉज बहुत बार कंपटीशन लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि विच आयन इज़ हेल्पफुल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सहायक है। तो कौन सा है? पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन मेन होता है जो कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में हेल्प करता है। कैसे करता है? तो इसको हम एक्टिव पोटेशियम आयन में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग की जो दो थ्योरी दे रखी है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस एंड स्टीवर्ट हाइपोथेसिस, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी सर्वमान्य नहीं है, फिर भी हम लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम ये फर्स्ट और सेकंड थ्योरी लेंगे, उसके बाद में हम एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस, जो कि एकदम करेक्ट है, जो इसी को यूनिवर्सल जो है एक्सेप्ट किया गया इस थ्योरी को, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, मांड शर्करा परिकल्पना। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस के थ्रू प्लांट में जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादपों में क्या बनता है, उनका भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और वो भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आगे जाकर के, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, वो आगे जाकर के स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट का जो रिजर्व फूड मटीरियल है दैट इज़ द स्टार्च। पादपों का संचित भोजन क्या है? स्टार्च है। तो जो ग्लूकोज बनता है वही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर जो उसमें कैल्विन साइकिल दे रखी है वहाँ पर हम इसको समझेंगे अच्छे से। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और वो ग्लूकोज जो होते हैं वो जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में, प्लांट में स्टोर हो जाता है। अब ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है, इसको सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो दिया था J.D. सायरे ने। तो आपको इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, J.D. सायरे। सायरे जो है उसने इसको सबसे पहले दिया था। देन उसने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दैम स्टार्च प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स। उनके अनुसार गार्ड सेल्स यानी द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? स्टार्च। अभी मैंने बताया प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो किस फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है? स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इसको सबसे पहले किसने दिया था? J.D. सायरे ने। और उसने बताया, उन्होंने क्या बताया था कि पादपों की रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च जो होता है वो पाया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। जो सायरे ने बताया था, उसने क्या बताया था? दिन के समय, ड्यूरिंग डे। अब दिन के समय क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लेस इन गार्ड सेल्स। CO2 की कंसंट्रेशन गार्ड सेल में क्या होती है? कम होती है दिन के समय। क्यों होती है कम? क्योंकि दिन के समय जो होता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ में आती है। यूज़ में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो होगी वो रक्षक कोशिकाओं में कम हो जाएगी। अब क्या होगा? जो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स है, हमने अभी पढ़ा था ये गार्ड सेल्स थी, यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है CO2 जो है वो कम हो रहा है। कब? दिन के टाइम में। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। सो pH इज इंक्रीज, जिसके कारण यहाँ पर CO2 तो हो रही है, क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन pH लेवल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो pH क्या हो जाएगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर एक्टिव ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंजाइम, इसके कारण क्या हो जाएगा कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होने के कारण इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट। ये जो गार्ड सेल में प्रेजेंट है स्टार्च, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। देखो इसको अच्छे से समझना, आपको फ्लो चार्ट से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको इसी को पॉइंट बनाकर ही याद करना, वैसे ही लिखना है एग्जाम में भी। क्या हो रहा है? दिन के समय गार्ड सेल्स हैं उनमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। CO2 लेस हो रहा है तो pH क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण गार्ड सेल में प्रेजेंट है एक एंजाइम, कौन सा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम, वो एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। इस सक्रिय होने से क्या हो रहा है कि गार्ड सेल में पहले से ही प्रेजेंट है स्टार्च, उसको ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है।
जिसके कारण क्या हो जाएगा कि गार्ड सेल्स में डीपीडी जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। डीपीडी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंसी, इसको आप लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो गार्ड सेल्स जो होती है उनमें डीपीडी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने से गार्ड सेल्स जो होंगी वो टर्जिट हो जाएंगी। टर्जिट का मतलब कि फूल जाएंगी। जैसे ही टर्जिट हो जाएंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। दिन के टाइम पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, पीएच इंक्रीज हुआ। पीएच इंक्रीज होने से क्या हो गया, एंजाइम फॉस्फोराइलेज जो था वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के कारण उसने क्या किया, डीपीडी को इंक्रीज कर दिया, जिससे गार्ड सेल जो होगी टर्जित यानी स्फीत हो गई और रंध्र जो होंगे वो खुल जाएंगे। अब इसी के अपोजिट जो रिएक्शन होगी वो नाइट में होगी। तो रात के टाइम में क्या होगा, रात में स्टोमेटा बंद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेज इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज ही नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। द पीएच इज डिक्रीजेज, उल्टा हो जाएगा। दिन में क्या होता है, पीएच जो हो रही थी वो क्या इंक्रीज हो रही थी, अब पीएच यहाँ पे कम हो जाएगी। जैसे ही पीएच कम होगी तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो दिन में बना था इस कन्वर्ट इनटू स्टार्च, वो वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में बदल जाएगा। और स्टार्च में बदल जाएगा तो गार्ड सेल्स जो वापस क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। और फ्लैसिड हो जाएगी जिसके कारण स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना जो होता है उसको सायरे ने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। स्टीवर्ट हाइपोथेसिस जो है साइंटिस्ट का नाम ही है स्टीवर्ट, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया था, उन्हीं के नाम से इस थ्योरी का नाम स्टीवर्ट हाइपोथेसिस रखा गया। और ये जो सायरे का शुगर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है उसको आगे कंटिन्यू करता है। सायरे ने कहा था कि जो स्टार्च होता है वो दिन के टाइम में गार्ड सेल्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है। लेकिन स्टीवर्ट ने इसको और आगे कंटिन्यू किया। उसने बताया कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वैसे ही क्या हो जाता है, डीपीडी जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा गार्ड सेल्स का, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, टर्जिट यानी फूल जाएंगी और स्टोमेटा ओपन। सेम वो का वही है, बस यहाँ पर चेंज क्या है, वहाँ पर उसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक इस थ्योरी को कंप्लीट किया था, इसने आगे उसको और आगे बढ़ाकर कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर उसके बाद में ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने से गार्ड सेल्स का डीपीडी जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के कारण गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। वो का वो यहीं पर सेम आएगा। तो स्टीवर्ट और सायरे की जो हाइपोथेसिस है वो काफ़ी कुछ जो होती है मिलती जुलती है, बट दोनों की दोनों यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है। थ्योरी है दैट इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। आयन है यहाँ पर जो आएगा, आयन थ्योरी है। देखिए ये जो थ्योरी है यानी सक्रिय पोटेशियम आयन परिवहन परिकल्पना, इट वॉज गिवन बाय एस इमामुरा एंड एम फ्यूजिनो। साइंटिस्ट के नेम है फ्यूजिनो, ठीक है ना। तो ये सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत जो दिया था इमामुरा और फ्यूजिनो ने दिया था। बाद में इसको कुछ इसमें चेंजेस किए थे, वो किए थे लेविट ने। किसने किए थे, लेविट जो है उसने इसको मॉडिफाई किया था, कुछ इसमें कमियां थी उनको दूर करके और इस हाइपोथेसिस को दिया था। और ये हाइपोथेसिस जो है बहुत ही लगभग जो है ये करेक्ट है, जिसको कि माना जाता है कि वास्तव में स्टोमेटल मूवमेंट यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं ओपन और क्लोज जो होते हैं वो इसी थ्योरी के बेस पर होते हैं। इमामुरा और फ्यूजिनो जो है जिन्होंने ये पोटेशियम आयन थ्योरी दी थी, उन्होंने पोटेशियम आयन जो है उसको मेन बताया था कि ये पोटेशियम आयन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में। अभी किस तरह से करते हैं, प्रोसेस कैसे होता है, तो ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको इसको अच्छे से समझते जाइए मेरे साथ साथ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से और ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, ड्यूरिंग डे यानी दिन के टाइम में क्या होता है, ये दिन के टाइम में ये मैंने बना दी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में क्या होगा, मैलिक एसिड बनता है। दिन के टाइम में क्या होगा, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। अभी मैलिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, अब ये क्या होगा, ये डिसोशिएट होने लग जाएगा। क्यों होगा,
क्योंकि इसके पास में जो सब्सिडायरी सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें से पोटेशियम आयन जो होगा इसके अंदर एंटर होगा। तो पोटेशियम आयन एंटर जैसे ही होगा तो मैलिक एसिड जो होगा वो चेंज हो जाएगा मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयन। पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे गार्ड सेल के और हाइड्रोजन आयन जो कि मैलिक एसिड से मिले वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको कंसंट्रेशन इक्वल करनी है। तो पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं गार्ड सेल से। जैसे ही पोटेशियम अंदर जाना स्टार्ट होंगे और हाइड्रोजन बाहर आएंगे तो पोटेशियम आयन जो होंगे वो अंदर जो मैलेट प्रेजेंट है जो कि मैलिक एसिड से बना था वो पोटेशियम से रिएक्शन करके और पोटेशियम मैलेट बना देगा। अभी पोटेशियम मैलेट जो होगा जैसे ही अंदर गार्ड सेल के अंदर बनना स्टार्ट होगा तो गार्ड सेल्स जो है रक्षक कोशिकाएं उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। परासरण सांद्रता बढ़ने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो गार्ड सेल्स के अंदर चले जाएंगे। गार्ड सेल्स के अंदर जाएंगे और गार्ड सेल के अंदर जैसे ही जाएंगे तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस होगा। एंडो मतलब अंदर, ऑस्मोसिस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं। तो ऑस्मोसिस का एक टाइप है एंडो ऑस्मोसिस, परासरण का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं अंत परासरण, जिसके कारण ये गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे और स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। यानी दिन के समय मैलिक अम्ल बनता है और मैलिक अम्ल जो होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, मैलेट आयन में और प्लस हाइड्रोजन आयन बना देगा। क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम आयन जो होंगे वो सहायक कोशिकाओं से क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सक्रिय परिवहन के द्वारा किसमें, गार्ड सेल्स में जाएंगे। हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। पोटेशियम मैलेट जैसे ही बनेगा तो इसकी गार्ड सेल्स जो होती है उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण अंतःपरासरण होगा, उसके कारण गार्ड सेल टर्जिट हो जाएंगी, फूल जाएंगी और स्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। नाइट के टाइम पे क्या होता है, एट नाइट, तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस अकर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सब्सिडायरी कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी, जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर जो होता है क्या होता है, सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर क्या बढ़ने लग जाता है, गार्ड सेल्स, यानी कि वहाँ पर गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगी, गार्ड सेल्स की जो परमिबिलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, यानी पारगम्यता जो होगी वो बदल जाएगी और पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल के अंदर थे वो वापस आने लग जाएंगे बाहर। तो एंट्री ऑफ द पोटेशियम आयन इनटू गार्ड सेल्स स्टॉप्स, रुक जाएंगे और वो कहाँ आने लग जाएंगे, पोटेशियम मूव आउट, बाहर होने लग जाएंगे। दिन में क्या होता, पोटेशियम आयन अंदर जा रहे थे, रात में क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। तो क्या होगा, पोटेशियम आयन जैसे ही बाहर जाएंगे तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, परासरण सांद्रता गार्ड सेल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सोऑस्मोसिस यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल से बाहर आने लग जाएंगे और गार्ड सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड, शलत हो जाएंगी और स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो दिन में और रात में अपोजिट रिएक्शन होती है। दिन में पोटेशियम आयन जो होते हैं गार्ड सेल में एंटर करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं, इसके कारण स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं। रात में वाटर के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं, पोटेशियम आयन भी गार्ड सेल से निकलते हैं और गार्ड सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, शलत हो जाती है और स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो इमामुरा और फ्यूजिनो ने जो है पोटेशियम आयन थ्योरी से एक्सप्लेन किया, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल भी है।